हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम भाई पढ़ने वाले हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, पिछले टर्न पे हम लोगों का फिजिक्स के टर्न पे हम लोगों ने गॉस थ्योरम का पूरा चैप्टर थ्योरी वाइज कंप्लीट कर लिया था। तो अब से इस लेक्चर में इसके दो प्रैक्टिस सेशन आएंगे, जिसमें पहले वीडियो लेक्चर में हम 8 से 9 न्यूमेरिकल कवर करेंगे और दूसरे वीडियो लेक्चर में भी हम 8 से 9 बढ़िया न्यूमेरिकल, जो टॉप क्लास के न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको कवर करेंगे। बाकी जो आपको चैप्टर की प्रैक्टिस थी वो बीच बीच में कॉन्सेप्ट के बीच बीच में कराई गई थी। ठीक है, तो अगर आपने सीरीज देखी है तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है डेडिकेटेड, तो वो इस सीरीज से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हर चैप्टर खत्म होने के बाद हमारे पास 2 वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिस के लिए होते हैं, जिसमें आपको 15 से 20 बढ़िया न्यूमेरिकल कराए जाते हैं। ठीक है, हर कैटेगरी के। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो पहला हम लोग का न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है अ डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इंक पहले ही फ्लो हो गई। ठीक है, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली में क्या न्यूमेरिकल करने के लिए इंक भरी हुई थी, पहले ही ओवरफ्लो हो गई, लेकिन बहुत ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है अ डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर is placed in a uniform electric field of this Newton per coulomb। ठीक है, लिखा हुआ है such that its area vector s। अब एनसीईआरटी में मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया था कि जो एरिया वेक्टर है वो s से लिखा जाता है, बाकी मैंने न्यूमेरिकल के टाइम पर a से भी लिखा था, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये एरिया वेक्टर हो गया s, makes an angle of 60 डिग्री। तो फाइंड फ्लक्स। तो बहुत सिंपल सी बात है क्या? बेसिकली क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है कि हमारे पास एक एरिया एस है, तो यहां पे हम लोग कुछ एरिया एस बना लेते हैं इस तरीके से, है ना, कोई साइज बोला नहीं गया है। फिर हमसे कह रहा है कि ये क्या रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक मिनट, हमसे बोल दिया गया कि एक डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर में रखा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बात हमें पता है ऑलरेडी से कि जो हमारी डिस्क है उसका जो शेप है वो क्या है, वो सर्कुलर है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, सर्कुलर डिस्क को एक बार बना लेते हैं। तो ये हमारे पास यहां पे सर्कुलर डिस्क बन गई। अब डिस्क मैंने ऐसे क्यों बनाई? क्योंकि साफ साफ उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। लेट्स सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बना देता हूं, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, अब एरिया वेक्टर आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर अगर आप इस सरफेस का परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो कुछ ऐसा जाएगा। सही बात है ना? ये हो गया एरिया वेक्टर एस वेक्टर, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, हमको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि हमें फ्लक्स निकालना है, इस सरफेस से पास होने वाला हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, तो फ्लक्स का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, इंटीग्रल ई, मतलब फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटीग्रल ई डीएस। ठीक, अब अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका ई वेक्टर डीएस वेक्टर, सॉरी वेक्टर हट जाएगा ऊपर से, जब स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर हट जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है उनका, और बीच में आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक, 5 ई। अब यहां पे आप वैल्यू प्लेस कर सकते हो, आपको सारी वैल्यूज अवेलेबल है। तो यहां पर ई आपके पास हो जाएगा 4 × 10 की पावर 3 डीएस वेक्टर एरिया वेक्टर। अब आप चेक करो, ये अगर एक सर्कल है, अगर ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, क्या वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा? बिल्कुल सही बात है, वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे समझते हैं, रेडियस हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं कितना, 1/100 मीटर। तो यहां पर 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे हो जाएगा 10/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.1 मीटर। ठीक है, यहां पे हमें 0.1 मीटर का स्क्वायर करना है, तो यहां पे हो जाएगा पाई की वैल्यू को मैं पाई रहने दे रहा हूं। ठीक है, और 0.1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, तो अगर मैं इसको 1/10 लिखूं और उसका स्क्वायर करूं तो यहां पे हो जाएगा पाई/100। सही बात है ना? तो यहां पे एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई/100 मीटर स्क्वायर। अब इस एरिया को उठा के हम यहां रख देंगे। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, एरिया जैसे यहां पे मैं रखता हूं पाई/100 कॉस थीटा, तो 60 डिग्री रखेंगे। अच्छा ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत बार क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए, जेईई या नीट में कंफ्यूज करने के लिए इस एंगल पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं।
और इस एंगल में आपको बार बार ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बने हुए बीच में जो एंगल होता है उसी एंगल को लेना है, ठीक है। तो अगर आप cos 60 डिग्री की वैल्यू रखें तो cos 60 की वैल्यू होती है क्या, 1/2, बिल्कुल सही बात है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं। 10 की पावर 3 और 100 कैंसिल होगा तो 10 बचेगा, 2 से 4 घटेगा 2, तो यहां पे 10, 2 10 20 और 20 और पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो 3.14 ही लेंगे, अनलेस और अंटिल डिटरमाइन ना किया जाए, ठीक है। तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 20। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर कितना आएगा, 60.2828। और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ई की यूनिट होती है क्या, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ये तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है ना, ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जितने अच्छे से आप न्यूमेरिकल को पढ़ोगे उतने अच्छे से आप वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे और उतने बढ़िया तरीके से अपने आप आंसर को रिपोर्ट कर पाओगे। तो यहां पे हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, लिखा हुआ है द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 मीटर इज दिस। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को इतना पढ़ने के बाद हमें यहां पे ये बात पता चली कि जो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है। अब आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा, वीडियो लेक्चर आई थिंक 5th वीडियो लेक्चर था, तो उसमें मैंने आपको एक केस पढ़ाया था। कौन सा केस, कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और वो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, तो ये हमारे पास यहां पर चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। इसकी रेडियस क्या दे रखी है हमको, इसकी रेडियस हमको दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया होगा और इसके एरिया में यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज भी होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है हमको दे रखी है क्या, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमको दे रखी है, ठीक है। और यहां रेडियस दे दी गई है, कह रहा है फाइंड द नेट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हमें इसकी वैल्यू दे दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें इस स्क्वायर पे क्या निकालना है, नेट चार्ज निकालना है और इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझेंगे। अब एक बात बताओ आप, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा क्यू नेट अपॉन एरिया। अब बहुत ध्यान सुनो, ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है वो किसके शेप में है, वो एक स्फीयर के शेप में है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ही होता है ना। हाँ भाई, इसी दिन के लिए तुमने बेसिक मैथ्स एडवांस मैथ में बाउंड्री बांट दी थी, ठीक है भाई। बहुत ध्यान सुनेंगे, यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस चेक कर लेंगे, रेडियस यहां पर मीटर में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है, यहां पर देखिए माइक्रो लिखा हुआ है, तो माइक्रो को मैं 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल क्यू नेट हमको निकालना है अपॉन 4 इंटू पाई, यहां पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, यहां पर आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे 4, ओके। अब यहां 4 4 जा 16, और 16 का मल्टीप्लाई मैं यहां 80 में करूंगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 16, और 16 8 जा कितना होता है 16 8 जा, खैर ओके कितना भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 16 पाई इंटू यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है। तो इतना कूलम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में, अगर आप यहाँ वीडियो लेक्चर तक आए हो तो अब आपको इसको यहाँ पे सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करना है, ठीक है। जिसका भी आंसर सही होगा उसका नाम अगले वीडियो लेक्चर के टॉप में लिया जाएगा और उसको एक लाइक मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको कि कैलकुलेशन कैसे हुई है। इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला है जो है ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, याद है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इससे जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बताना है हमको। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्लक्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द यूनिट सरफेस एरिया।
यूनिट सरफेस एरिया से पास होने वाली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेजरमेंट होती है या जो कैलकुलेशन होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब आप खुद सोच के बताइए कि अगर ये मैंने आपसे जो चर्चा करी थी वीडियो लेक्चर 5th में करी थी, है ना, एकदम लास्ट लेक्चर था थ्योरेटिकल लेक्चर, तो उसमें मैंने वीडियो लेक्चर करी थी। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो में न्यूमेरिकल करने में दोबारा आइए, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं तो वो हमेशा उसके सरफेस पे आके कलेक्ट हो जाता है, और अंदर उसकी जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन उसके सरफेस पे क्या होगा, चार्ज एग्जिस्ट करेगा। सही बात है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अब अगर इसके सरफेस पे चार्ज आ गया बट इसके अंदर चार्ज नहीं है, तो अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी? तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं डायग्राम बिल्कुल सही बना रहा हूं। आप बताइएगा कमेंट में, आपको कोई दिक्कत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? ऐसे निकलेंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेंगी और ऐसे निकलेंगी, है ना। आप चेक कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, क्या यहां पर आपको किसी भी तरीके से ऐसा लग रहा है कि सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो अब आप खुद बताइए कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला होगा E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। सही बात है ना, E S कॉस थीटा। अब देखिए E कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है। तो यहां पे हमको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम यहां पे निकाल सकते हैं, कैसे? अगर आपने लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर क्या थी, एक ड्यू टू स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, वो थी के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद आ रहा है आपको? अरे आपको केस पढ़ाया था, 3 केस थे, याद करिए कि यहां पर जो सरफेस था, तो सरफेस में अगर हम सरफेस पे, बिल्कुल सरफेस पे जाकर स्फेरिकल चार्ज के बैठ जाते थे जाके, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, वो होती थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। एस एरिया क्या है, एरिया यहां पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो बहुत ध्यान देखिएगा, यहां हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। आर कैपिटल आर का मतलब रेडियस, ठीक है, कॉस थीटा। थीटा यहां पर क्या होगा? अब आप खुद बताइए कि अगर मैं यहां पर सरफेस, अगर मैं यहां पे एरिया वेक्टर, अब देखिए अगर यहां पे मैं एरिया वेक्टर इससे बनाऊं, ब्लू पेन से बना रहा हूं एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर भी इसका ऐसे जाएगा, इधर एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, एरिया वेक्टर। यानी आप देख सकते हैं ना कि अगर स्फेरिकल शेल है तो हर जगह जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बनेगा, सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर बनेगा। अब आप खुद सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, एक नंबर में बिल्कुल पैरेलल है, और अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, हाँ ऑफ कोर्स 0, ठीक है। तो अगर यहां पर cos 0 की वैल्यू में पूछूं क्या होगी, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पे फ्लक्स फाई ई बराबर, देखिए k की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, k की वैल्यू को मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही k की वैल्यू होती है, और q यहां पर q है और r स्क्वायर ऐसे, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4 पाई r स्क्वायर। अब आप चेक करिए, अब आप थोड़ा सा रुकिए और चेक करिए क्या यहां पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो 4 पाई r स्क्वायर से यहां पे 4 पाई और r स्क्वायर साफ साफ कैंसिल हो रहा है, और फाई e की वैल्यू क्या आ रही है, फाई e की वैल्यू आ रही है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर आपने गॉस थ्योरम पढ़ रखी है तो आपको याद होगा, ये मैंने डिराइव भी कराया था, क्या कि अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके सरफेस पे या उसके अंदर कोई नेट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है, तो उससे पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है, या फिर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है टोटल चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। तो अब आप यहां करोगे, देखो आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू आपको पहले यहां पर कैलकुलेट करा दी गई थी, ठीक है। तो अब आप यहां पर वैल्यू प्लेस करना, रखना और आप इसको सॉल्व कर लेना बढ़िया से, ठीक है। बाकी अगर आप, अब देखो ये तो मैंने कर दिया है, अगर न्यूमेरिकल 3 नंबर में आए तो ये आप कर सकते हो, बाकी आप यहां पे ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पे गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे,
अब अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। अगला न्यूमेरिकल क्या है, देखिए बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है कि भैया हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, रिप्लाई मिल जाएगा। आइए थर्ड नंबर के न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, बहुत क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा हुआ है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। इस बार हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे दी गई है, एंड अ सरफेस ऑफ एरिया दिस ना, और हमको देखो एरिया भी, इस बार एरिया वेक्टर भी हमको क्या है, वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, तो सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि अब अगर दोनों यहां पे वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, तो जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, वो क्या होता है, ई वेक्टर इंटीग्रल, इंटीग्रल लगाना नहीं भूलना है, इंटीग्रल ई वेक्टर डीएस वेक्टर, ठीक है। अब आपको दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर फॉर्म में दिए गए। यहां पर कभी भी, अब आप चेक करो, यहां पर कहीं पे भी एक्स वाई जेड का कोई भी मतलब वेरिएबल नहीं है, और अगर यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, दैट मींस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट है तो यहां से इंटीग्रल हम हटा सकते हैं, हटाने के बाद यहां पर क्या बचेगा, यहां पे फाई का फॉर्मूला बचेगा क्या, ई डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, डीएस वेक्टर, ठीक है। अब ई वेक्टर क्या दे रखा है, ई वेक्टर दे रखा है 5i कैप प्लस 10j कैप, और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है किससे, 0.2j कैप से, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, सब कुछ यहां भी यूनिट बराबर है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो i का मल्टीप्लाई i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, ठीक है। एज यूजुअल हमको ये बात पता है। तो यहां पे i कुछ है नहीं, यहां पे आप 0i कैप लिखोगे तो 0 का मल्टीप्लाई i कैप में करेंगे तो यहां पे 0i कैप आ जाएगा। यहां पर j है, यहां पर j है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, j हटा देते हैं, यहां पे z नहीं है, यहां पे z नहीं है, मतलब k कैप नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो फाई ई यहां पर क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको यहां पे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बढ़िया तरीके समझ में आ गए होंगे तीनों। अब आप इनको नोट करो और हम बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। आई होप आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो रहा है। लिखा हुआ है साइड ऑफ अ क्यूब इज 2 मीटर इफ वन कॉर्नर ऑफ इज एट द ओरिजिन एज शोन इन फिगर। थोड़ा सा यहां पे ब्लरिंग हो गई है, इन फिगर, ठीक है। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस फाइंड टोटल फ्लक्स। तो यहां पे आपको एक डायग्राम बनाकर दे दिया गया है जिसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस में यहां पे आपको एक क्यूब रखा मिल गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में यहां पे हमको बताया क्या गया है, इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि क्यूब का जो साइड है, साइड जो लेंथ है वो क्या है, वो 2 मीटर है। तो अगर 2 मीटर इसकी लेंथ है तो ब्रेथ भी 2 मीटर होगी और हाइट भी क्या होगी, 2 मीटर होगी, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि आपको पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अब सबसे पहले क्या है कि आप इसको एनालाइज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में जा किधर से रही है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो ये 2i कैप का क्या मतलब है कि यहां पे आप पहले 2i डायरेक्शन में चलेंगे, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चलेंगे, फिर -4j कैप का क्या मतलब है, 4j कैप का मतलब है कि यहां पे जेड एक्सिस किधर होती है, जेड एक्सिस होती है पीछे की तरफ, ठीक है। वैसे एक्चुअली में यहां ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो यहां पर जेड एक्सिस जाएगी ऊपर की तरफ, यहां पर, ठीक है। -4 है तो यहां पे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा इसको, ऐसे, ठीक है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस नीचे की तरफ गई, तो दैट मींस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस डायरेक्शन से आ रही है। बहुत ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रही है, ऐसे। आप में से भी जिन लोगों ने भी क्लास 11th में वेक्टर पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो बहुत ध्यान देखिएगा, वेक्टर को असल में रिप्रेजेंट करने का तरीका डायग्राम में क्या होता है कि सबसे पहले बोल रहा है 2i कैप। तो मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूं जो लोग भी नहीं जानते हैं। आई कैप हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए, जे कैप हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाई डायरेक्शन के लिए, और
के कैप हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, जेड एक्सिस के लिए, ठीक है, या जेड डायरेक्शन के लिए बोल सकते हैं आप, ठीक है। और अगर हम इनके आगे नेगेटिव लगा दें तो हम उनके आगे पीछे या दाएं बाएं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने पढ़ा यहां पर कि आई कैप यहां पर 2i कैप, इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले आप दो एक्सिस, आपको ये बोर्ड का कॉर्नर दिख रहा है, ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे बोर्ड का कॉर्नर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप इसमें 2 यूनिट आगे जाएंगे, मतलब 1 और 2, तो यहां पे आप 2 यूनिट आगे आ गए, ये हो गया 2i कैप। अब यहां पे आपसे बोल रहा है कि आपको किधर जाना है, -4j कैप। तो अब j कैप की एक्सिस किधर होती है, ऊपर की तरफ। तो अब आपको ऊपर नहीं जाना है, अब आपको जाना है नीचे, क्योंकि देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, -4j कैप। तो -4j कैप का मतलब क्या हो गया कि 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, हाँ, इस तरीके से करके नीचे आप जाओगे। तो अब अगर आप इस ओरिजिन वाले पॉइंट को उस नीचे वाले पॉइंट से मिला दोगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, विजुअलाइज हो गया होगा, तो जो डायरेक्शन बनेगी, अब डायरेक्शन क्या बनेगी, डायरेक्शन बनेगी इस पॉइंट को इस डायरेक्शन से अगर आप मिलाएंगे तो ये डायरेक्शन बनेगी, ऐसे करके। समझ में आ गया? तो बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पे आपको ये डायरेक्शन मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि यहां पर सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट है। 2 कोऑर्डिनेट का पॉइंट मतलब देखिए यहां पे के कैप है ही नहीं, के कैप नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ये जो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी जा रही हैं, वो ऐसी जा रही हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, ये इस तरीके से प्लेन है, ये क्यूब है और क्यूब यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, ये इसका क्या है, प्लेन है। तो इस प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे जा रही हैं, वो ऐसे, ये इसका ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया, और इस ओरिजिन वाले पॉइंट से वो ऐसे जूम करके जा रही हैं, ऐसे जूम, ऐसे टच करते हुए जा रही हैं। समझ में आ रहा है आपको, ऐसे टच करते हुए, ऐसे ही बगल में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो ऐसे जाएगी, इसके बगल में होगी कैसे जाएगी, इसके बगल में होगी वो कैसे जाएगी। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम एक्चुअली में आपसे कहना क्या चाहता है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि आप क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो अब हमसे कह रहा है कि जो साइड क्यूब है वो 2 मीटर का है, तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे कैसे हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, ये जो यहां पे फील्ड लाइंस जा रही हैं वो इस वाली सरफेस के, इस वाली सरफेस के, इनके पीछे वाली सरफेस के और इसके जो आगे सरफेस है उस सरफेस के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये इन सरफेस के पैरेलल हैं तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इस फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, सही बात है ना। अब तो अब आप बहुत ध्यान देखिएगा, अब आप यहां पे बहुत ध्यान देखिएगा कि अगर मैं यहां पे हर एरिया का, अगर मैं यहां पे हर एरिया का एरिया वेक्टर बनाऊं, ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो ये ऊपर जाएगा, इसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो इधर जाएगा, अगर मैं इसके पीछे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर बनाऊं तो किधर जाएगा, वो पीछे की तरफ जाएगा। तो मैंने ऐसे बना दिया, आप समझ जाना पीछे जाना है। अगर मैं इस वाले फ्रंट फेस का जो आपकी तरफ होगा उसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो किधर जाएगा, वो आगे की तरफ जाएगा। इस प्लेन का एरिया वेक्टर बनाओ तो नीचे की तरफ जाएगा, इधर का एरिया वेक्टर बनाओ तो इधर जाएगा। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना, इस वजह से, ठीक है। तो हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 हर जगह का हमने क्या बना लिया है, एरिया वेक्टर बना लिया है। अब अगर आप हर साइड का एरिया निकालो तो हर साइड का, चूंकि भाई लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, 2 मीटर है, तो हर साइड का जो एरिया का वो आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, वो क्या आएगा, 4 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इस तरफ का एरिया लूं, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यहां हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर आई कैप। इसी तरीके इस तरफ क्या हो जाएगा, इसके जस्ट पीछे वाले फेस में ये हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर माइनस का आई कैप, है ना। ये माइनस मैंने आगे भेज दिया है, बट वो है माइनस का आई कैप, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाली फेस क्या हो जाएगी, ऊपर वाली फेस हो जाएगी 4 मीटर स्क्वायर जे कैप, 4 मीटर स्क्वायर। नीचे वाली फेस हो जाएगी माइनस का 4 मीटर स्क्वायर जे कैप। फिर ऐसे ही पीछे वाली क्या हो जाएगी, पीछे वाली हो जाएगी क्या, माइनस का जेड, माइनस का 4 मीटर स्क्वायर जेड की कैप, और यहां हो जाएगी आगे के फेस का क्या हो जाएगा, प्लस का 4 मीटर स्क्वायर जेड की कैप। अब अगर आपको क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, आप सारे फेसेस का अलग अलग फ्लक्स निकालो और क्या करो, सबको ऐड कर दो। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं सबसे फ्लक्स निकालूं, तो अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगा
इस सरफेस का और इस सरफेस का जीरो हो जाएगा। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इस सरफेस का और इस सरफेस का निकालता हूं, क्योंकि इधर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा विजुअलाइज करना कठिन है, बट समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, 2i कैप माइनस का 4j कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे लेंगे, माइनस का 4j कैप से, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। प्लस अब इसी तरीके हम इसके उसका साइड का भी लेंगे, तो यहां हो जाएगा 2i कैप माइनस का 4j कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे लेंगे, 4i कैप से, ठीक है। तो इधर का हो गया, इधर का हो गया। जे वाला, अच्छा जे वाला तो नहीं लेंगे, यहां जे नहीं होगा, आई होगा, सॉरी माफ करना, आई होगा, ठीक है। फिर हम यहां पर क्या करेंगे, जेड वाला भी लेंगे। तो जेड वाला लेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2i कैप माइनस का 4j कैप, और यहां क्या हो जाएगा, प्लस का 4k कैप, और प्लस यहां क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस का 4j कैप, और माइनस का 4k कैप, ठीक है। ये हो जाएगा। तो हमने 4 फेसेस बचे, तो चारों फेसेस का जब हमने फ्लक्स लिखा तो कुछ इस तरीके का फेस बनाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो एक टर्म प्लस का, एक टर्म माइनस का है, ये दोनों आपसी में मिलकर जीरो हो जाएंगे, और ये दोनों आपसी में मिलकर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो जो टोटल फ्लक्स होगा इस क्यूब से पास होने वाला इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्या होगा, वो जीरो होगा। और एक्चुअली में जीरो होना भी चाहिए। अगर आपने सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स को देखा है, आप यहां तक आए हो, तो मैंने आपको ये पहले ही वीडियो लेक्चर में या दूसरे वीडियो लेक्चर में आई थिंक क्लियर कर दिया था कि अगर कोई क्लोज बॉडी है, अगर कोई क्लोज बॉडी है और वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, तो उससे पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। अब आप समझो कि यहां पे इस फेज से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो अगर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, आने वालों को प्लस से और जाने वालों को अगर हम माइनस से कंसीडर कर लें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो तो उनका उसका जो सम होगा, स्केलर क्वांटिटी होती है तो जीरो ही हो जाएगा ना। तो आंसर जीरो आना भी चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल हमको समझ में आ गया। अगर आपसे एमसीक्यू में आता है तो आप डायरेक्टली जीरो टिक करोगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, जो मैं बता चुका हूं। और अगर आपसे भाई एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में करने को आता है, तो आप इस तरीके से हर फेज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट करके उनका स्केलर सम करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है आ स्क्वायर शीट ऑफ साइड एल। तो हमारे पास एक स्क्वायर शीट है साइड एल की, तो यहां पे हम एक स्क्वायर शीट बना लेते हैं, ठीक है, और साइड इसकी एल है, तो चलो यहां पे एल लिख भी लेते हैं, ठीक है। बोला क्या, इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली अ पॉइंट चार्ज क्यू 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ L/2। यानी अगर आप यहां से L/2 डिस्टेंस पे ऊपर जाते हो, तो यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का, यहां से L/2 डिस्टेंस ऊपर जाने पे, ठीक है। ऊपर जाने पे L/2 डिस्टेंस ऊपर जाने पे यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सेंटर इस शीट के सेंटर से L/2 डिस्टेंस ऊपर जाने पे यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है। कह रहा है हमसे फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। तो स्क्वायर से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, है ना। और हमको फाई नॉट की वैल्यू दे दी गई है, मतलब सॉरी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे दी गई है। बहुत सिंपल है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। अब आप सोचोगे कि भैया यहां पे हमको स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, तो ये स्क्वायर का फ्लक्स कैसे पूछ रहा है। तो यहां पे स्क्वायर आपको दिख नहीं रहा है, बट आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी ये जो स्क्वायर की साइड है, अब अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप यहां पे एक इमेजिनरी स्क्वायर बना लो, समझ रहे हो, तो यहां पर आप क्या करो, ऐसे करके, स्क्वायर मैंने थोड़ा गलत बना दिया है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे हम एक इमेजिनरी स्क्वायर बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सरफेस ये इधर से ऐसे जाएगा बना रहे हैं तो अच्छे से ही बनाएंगे, ठीक है, इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आपको क्या है कि इमेजिनरी स्क्वायर क्या है बनाना है। आपने गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, और गॉसियन सरफेस में मैंने आपसे बात करी थी कि अगर आपको किसी सोर्स की वजह से, किसी सोर्स चार्ज की वजह से
किसी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पर एक इमेजिनरी सरफेस को बनाना होगा और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, और जो सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वही उस बॉडी से पास होने वाला फ्लक्स के बराबर होगा। समझ आ गया? तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं मान लूं कि यहां पर ये क्यूब है, मान लेते हैं यहां पर ये क्यूब है, हमने यहां पे गॉसियन सरफेस बना लिया, तो यहां पर ये क्यूब है। अब अगर यहां पर ये क्यूब है तो क्या ये बिल्कुल एकदम सेंटर में रखा हुआ है? बिल्कुल सही बात है, सेंटर में रखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पूरे क्यूब से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? भाई अगर चार्ज बीच में रखा है तो यहां पे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही होंगी इस तरीके से, सही बात है ना? हर डायरेक्शन में बाहर निकल रही होंगी, और अगर हर डायरेक्शन में बाहर निकल रही होंगी तो कुछ ये जो शीट है, ये शीट तो हमारे पास एक्चुअली में थी ना, क्वेश्चन में दे रखी थी, तो इस शीट से भी बाहर निकल रहा होगा। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस पूरे क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लूं और उसका क्या कर दूं 1/6 कर दूं, यानी अगर मैं क्या करूं क्यूब के टोटल फ्लक्स का पास होने वाले फ्लक्स का 1/6 कर दूं, तो इस शीट से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है भैया, समझ में तो आ गई बात। अब ये करेंगे कैसे? तो बहुत ध्यान सुनो। आप इस पूरे क्यूब का, ये जो इमेजिनरी क्यूब आपने बनाया है गॉसियन सरफेस का इस्तेमाल करते हुए, इसका फ्लक्स निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? भैया गॉस थ्योरम। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पे क्या करेंगे, फाई ई बराबर यहां पे क्या करेंगे क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब भैया यहां पे क्यू नॉट कितना है? क्यू नॉट इस पूरे क्यूब के अंदर देखो कितना सरफेस चार्ज रखा हुआ है, 10 माइक्रोकूलम का। 10 माइक्रोकूलम का क्या मतलब हो गया? 10 × 10⁻⁶। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, आप यहां पे रख लेना। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, फाई ई आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ठीक है, अब अगर इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या कर दूं 1/6 कर दूं, तो मैं यहां पे एक्चुअली लिखूंगा फॉर अ साइड। अगर मुझे एक साइड का फ्लक्स निकालना है तो क्या करूंगा, वो फाई ई अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? अरे यूनिफॉर्म सरफेस है ना, यूनिफॉर्म सरफेस में अर्थमेटिक कैलकुलेशन चलती है। 6 से पास होने वाला टोटल इतना है, तो हमें एक पीस से निकालना है तो 1/6 हो जाएगा। तो बस अब आप क्या करना, इस पूरी वैल्यू का क्या कर देना 10⁻⁵ एप्सिलॉन नॉट यहां पे आएगा और 1/6। ठीक है, यानी आप यहां पे इस वैल्यू को जैसे ही कैलकुलेट करोगे आपका आंसर यहां पे झमाझम आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां पे कमेंट में क्या करना, इसका आंसर टिक करना। ठीक है, और जिसका भी कमेंट सही होगा उसको एक लाइक मिलेगा और अगले वीडियो लेक्चर में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लोग यहां पे कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनेंगे। 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है, चार्ज ऑन द कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के कंडक्टिंग स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। इज 10 माइक्रोकूलम, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, तो कुल मिला के सीधी सी बात है, मैं क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास यहां पर क्या है, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक स्फीयर बना लिया। ठीक है, स्फीयर बना लिया, उसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो अगर हम मीटर में देखो, मीटर में कन्वर्ट मत करो, क्यों ना करो मैं तो बता रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए उसमें देखो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में ही है, और अगर यूनिट में सेंटीमीटर में तो फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट ही जाना है, कैंसिल आउट हो ही जाना है। तो ऐसी कंडीशन में फिर आप यूनिट को चेंज मत करो। ठीक है, फायदे में रहोगे। तो यहां पे क्या है 10 सेंटीमीटर में, और इसके ऊपर जो चार्ज है, इस पूरे कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है 10 माइक्रोकूलम का है, 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है, बहुत ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई की वैल्यू बतानी है, कहां पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये कमेंट करना है। ठीक है, तो देखो 10 सेंटीमीटर इतना हो गया, यहां से हम और 10 आगे जाएंगे तो मुझे लगता है आई थिंक यहां पर कहीं पॉइंट पहुंचेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इस पॉइंट को पी मान लेता हूं, इसके सेंटर को वो मान लेता हूं, आप कुछ भी मांग सकते हो, ओपी हो गया हम लोग का। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू,
अब आपको शायद वहां पे चार्ज की केस मैंने पढ़ाया था। केस क्या था, आप YouTube पे सर्च करना जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल शेल या फिर हॉलो स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर। तो आपको भाई वीडियो लेक्चर मिलेगा, आगे साइंस की कक्षा लगाना ना भूले, ठीक है, या भाई अनुज भैया, तो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो लेक्चर है, ठीक है, वीडियो लेक्चर 5th। तो वहां पर मैंने बताया था कि आपको कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आप इस पूरे स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो। उसका फॉर्मूला आपको याद भी आ रहा होगा, फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर यहां पर क्या है, ये पूरी डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आप यहां पे इसको सॉल्व कर सकते हो। E बराबर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 9 × 10⁹ आपको पता होती है, क्यू यहां पर दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 10⁻⁻4 कूलम हो जाएगा। डिस्टेंस का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर का अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 20 को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 20/100, 1/5, और 1/5 का स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा 1/25, और 1/25 तो 25 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 से मल्टीप्लाई। अब आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 25 9 कितना होगा, 25 9 हो जाएगा 1, जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा 225, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 10⁵, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में छोड़ना, 2.25 × 10⁻7, ठीक है, इस स्टैंडर्ड वैल्यू में छोड़ना, आपका आंसर 100% करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, अगर मैं स्फीयर के एकदम सरफेस पे खड़ा हो जाऊं, यानी बिल्कुल खोपड़ी पे खड़ा हो जाऊं आगे स्फीयर की, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो E बराबर होगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अरे कैपिटल आर यहां पे, अब ये क्या है, अब ये डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस रेडियस वाली है, सेकंड नंबर का केस था। तो अब आप यहां पे इसको सॉल्व करना, कमेंट बताना, इस बार रेडियस यहां पे आप क्या रखोगे, 10 सेंटीमीटर, यूनिट को कन्वर्ट करना ना भूलें, ठीक है। ये भी हो गया। हमसे बोला क्या है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखो और खुद बताओ मुझे कि अगर मैं यहां पर 6 सेंटीमीटर, सेंटर स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर के सेंटर से अगर मैं यहां पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पे जाऊं, 10 तो ये, तो सीधी सी बात है कि 6 जो होगा कुछ यहां पर आएगा। क्या बात सही है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर 6 सेंटीमीटर यहां पर आ रहा है तो याद करो वो केस, याद करो वो दिन, हाँ वही वाला, ठीक है, कि भाई स्फीयर के अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो आपसे चाहे 6 सेंटीमीटर पे पूछे, 4 सेंटीमीटर पूछे, 2 सेंटीमीटर पे पूछे, या फिर एकदम एट द मिडिल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ले, अगर वो वैल्यू रेडियस से कम है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को क्या होता है, जेईई और नीट में कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि अगर हम इस हॉलो स्फीयर के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को रख दें तो बताइए उसमें लगने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही 0 है तो क्या वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो चार्ज पार्टिकल को पुश करे, नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां पे ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि भैया ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। सही बात है ना, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर हम उसको जाके पुश करेंगे तो उसके ऊपर वो मूवमेंट दिखाएगा चार्ज पार्टिकल, वरना उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारे के सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हमने भाई 6 न्यूमेरिकल्स को टच कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि भाई वीडियो लेक्चर यहाँ पे 15 से 20 मिनट का हो चुका होगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो लेक्चर जो है, तो पूरा जो वीडियो लेक्चर है यहाँ पे कुछ 40 मिनट का बना होगा या 37 मिनट्स का। तो इससे ज्यादा वीडियो लेक्चर लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी कुछ टफ क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। तो बाकी अब आप इस वीडियो लेक्चर को रिवाइज करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिजिक्स के अगले धमाकेदार वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हेल्थी।